अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करासत। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मुल्ला अख्तर मंसूर के ख़ानदान ने उनके मारे जाने की तस्दीक कर दी है। और मुल्ला मंसूर जिस हालात में और जिस हाल में मारे गए और पाकिस्तान के अंदर एक ड्रोन हमला हुआ, एक मिसाइल अटैक हुआ और उससे उनको मारा गया, पूरी आलमी बिरादरी जो है इस वक्त पाकिस्तान के मतलब वो कन्विंस्ड है, वो समझ नहीं रही, वो कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को पनाह देता है। और बिलाखिर अफ़गानिस्तान और ईरान और इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान अपनी सरहदों को पोरस सरहदें बनाया हुआ है और उनको दहशत गर्दों की आमदोरफ्त से नहीं रोकता बल्कि वहाँ पे पनाह उनको दी जाती है, वो अब मोर और लेस पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कम अज़ कम मीडिया है वो कन्विंस्ड है उसके ऊपर। उसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो उसके ऊपर कन्विंस्ड है। इलाके की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरीकी एम्बेसडर जो हैं उनको अभी चंद दिन पहले कांग्रेस ने बुला के वहाँ पे बड़ी सरजनिश की, अमेरिकन कांग्रेस ने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ सही मामलात पे इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो रही है। अमेरिकन एम्बेसडर का ये कहना था कि अगर 60% भी जेन्युइन इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी तो हमारे बड़ी पेशरफ्त हो सकती है और हमें मुश्किलात नहीं होंगी। और अब अमरीकनों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान गालिबन सिर्फ 35 से 40% इंटेलिजेंस शेयरिंग है। और ज़ाहिरी बात है कि जब वो हक्कानी नेटवर्क की बात करते हैं, जब वो और ऐसे लोगों की बात करते हैं, जब वो मुल्ला उमर का मामला हुआ, उससे पहले उसामा बिन लादेन का मामला हुआ, तो वो कितनी बारहा अब वो कन्विंस्ड हैं कि उनके पास जितनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनकी वो सही है और पाकिस्तान उनके साथ गलत बयानी कर रहा है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान का नैरेटिव ही नहीं बयान किया जा सकता अमेरिका में, क्योंकि जो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो है न्यूक्लियर कंट्री लेकिन 3 साल से उसका कोई फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है और फॉरेन पॉलिसी ही सही मुरतब नहीं होती। एक एडवाइज़र नुमा एक बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी को हमने फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उस पर एक मुंशी का काम हम उनसे करा रहे हैं और ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो बड़ी कन्वीनियंटली लंदन चले गए। कहा यह क्या इलाज के लिए गए, लेकिन वहाँ वो दोबारा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर जाके वो वहाँ पे खाने खा रहे हैं, ज़ियाफ़तें कर रहे हैं और उनका असल मकसद है वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब को मिलना और उनको राम करना कि वो उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा ना बने। और ये सिफारिश करने गए हैं, साथ उनके मौलाना फजल रहमान और असफंदियार वली भी गालिबन उनको वहाँ ज्वाइन करें। यानी पाकिस्तान की जितनी क़यादत है उसको इससे गरज ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी किस मुश्किल का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बताऊं यमन और सीरिया ये अब नहीं रहेंगे। मैं आपको आज इस प्रोग्राम पे ये बता रहा हूं कि इराक टूट के अब 3 ममालिक के अंदर जो है वो नई उसकी जोग्राफिकल शेप जो है वो 3 ममालिक के अंदर होगी। और अब टर्की के दिन भी यानी ऐसे आ गए हैं कि उसके ऊपर सवालिया निशान पड़ता जा रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो टर्की के ऊपर से बहुत बदजान है और वो समझते हैं और उनके पास काफ़ी ऐसे एविडेंसेस हैं कि दाइश की असल सरबराही और उसकी जो पेट्रनेज है वो टर्की कर रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर आप ये देखें कि टर्की के ख़िलाफ़ तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं सफ़ आ रहा हैं तो वो कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं होगी। और इस तरफ जब पाकिस्तान सी पैक के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा है, चाइना के साथ इस मुआहदे को ज़ोर दे रहा है, वो भी वेस्टर्न एलाइज जो हैं पाकिस्तान के उनको खटक रहा है। और जब जनरल मुशर्रफ का टाइम था और आखिरी दिन थे जनरल मुशर्रफ के, तो कहा जाता है कि जो अमेरिका को उनको 3 शराइत अमेरिका ने दी थी जिनको जनरल मुशर्रफ ने नहीं माना था। उनमें एक थी कंट्रोल ऑफ गवादर, दूसरी थी बूट्स ऑन द ग्राउंड और तीसरी जो थी जो आज भी यानी सादिक आती है वो है स्ट्रेटेजिक डिस्टेंसिंग फ्रॉम चाइना। और इस दोस्ती को और इस बढ़ती हुई दोस्ती को जो अब कारोबार की शक्ल भी इख्तियार कर रही है सी पैक के अंदर, इसको काफ़ी लोग तशवीश से देख रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में नहीं है, किसी को इनको कोई परवाह नहीं है। अपनी हुकूमतें बचाने में, अपने पैनमा अकाउंट्स बचाने में, अपने कारोबार बचाने में ये उन चीज़ों में लगे हुए हैं। एयर वाइस मार्शल शाहिद लतीफ़ कई तज्ज़ियाकार मेरे साथ हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से जनाब आमिर गौरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं हमारे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद लतीफ़ साहब, लगता ही है कि जितने इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर अभी तक लगाए गए वो एक एक करके सही साबित हो रहे हैं। देखिए, बात यह है मुबशर साहब कि ये पूरा ट्रेल जो है वो दोबारा से उसको मंजर आम पर लाया जाएगा
और सारी दुनिया के सामने आपका केस पेश किया जाएगा। उसामा बिन लादेन से शुरू होगा, फिर मुल्ला उमर को बीच में लाया जाएगा, और फिर जो मुल्ला अख्तर मंसूर हैं उनका किस्सा जो कि बहुत फ्रेश है। बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे आपने जिक्र किया कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारा दफ्तर ख़ारजा भी कोई एग्जिस्ट करता है। हमारा आज तक नैरेटिव जो है देख, अब यानी अरसा दराज से अब हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और हमने इतनी कुर्बानियाँ दी। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमने दहशत गर्दों के ठिकाने ख़त्म कर दिए, और इसको बाकायदा सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि हाँ, पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को सेफ बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। तो क्या वजह है कि ये हमारा जो नैरेटिव और हमारी जो कामयाबी है इसको हमने कहीं दुनिया के सामने लेकर नहीं जाना? क्या दुनिया को ये बावर नहीं कराना? बात यह है कि जब वजीरिस्तान के ऊपर माजरत के साथ जब वजीरिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले होते थे तो हमारे पास ये एक फेस सेविंग थी कि ये इलाका गैर है, यह पाकिस्तान नहीं है। अब बलोचिस्तान अंदर हो गया है, तो द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज, जो हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा, हम ईरान के ऊपर सारा ट्रांसफ़र कर दें और ख़ुद मुबर्रा हो जाए उससे। आई मीन कम ऑन, द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड्स अ बेटर नैरेटिव देन दैट। नहीं, देखिए ना, बात यह है कि हम सिर्फ ये नहीं ढूंढ रहे कि हम किसके ऊपर कर दें। सबसे पहले तो हमें अपने आप को देखना है ना। इस वक्त आपके इर्द गिर्द जो माहौल बन रहा है, आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बात की, देखें पाकिस्तान एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की तरफ इस वक्त गामजन है। चीन के साथ जो पाकिस्तान की पुरानी दोस्ती और फिर इतना मल्टी बिलियन डॉलर जो प्रोजेक्ट है वो लोगों की नज़रों में बहुत बुरी तरह खटक रहा है। आपका हमसाया इंडिया जो कि अफगानिस्तान में एक सेंटर स्टेज चाहता था, उसको नहीं मिला। पाकिस्तान को सेंटर स्टेज जो मिला वो भी अमेरिका की मजबूरी थी। आप देखिए कि कैसे कैसे हालात पैदा हो गए, और पाकिस्तान ने जब ये मुज़ाकरात की टेबल पे तालिबान को बिठाया तो क्या वो लोगों को अच्छा लगा होगा? और यही वो वजह है जिसमें आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने ये एक ऐसा काम कर दिखाया जिसके तहत वो कौन से मुज़ाकरात हैं जिसके बारे में अमेरिका अरसा दराज से पाकिस्तान को गुजारिश कर रहा था, और पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम किया। क्या हम ये कहने में बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है कि एक तरफ से आप मुज़ाकरात करके अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की बातें करते हैं? मैं उस दोगली पॉलिसी का जिक्र कर रहा हूं जो पूरी दुनिया में एक सुपर पावर ने बनाई हुई है। और दूसरी तरफ आज आपने ये जो काम किया, क्या ये मुज़ाकरात में आपकी मदद करने जा रहा है? और कहा यह जा रहा है कि ये जो मुल्ला अख्तर मंसूर हैं इस वक्त ये रास्ते में बहुत बड़ा आपके जो है वो रुकावटें डाल रहे थे मुज़ाकरात की, और समझा और कहा यह जा रहा है दुनिया को, एक नैरेटिव सामने ले आए हैं कि जी अब इनको हटाने से आपका नैरेटिव कहां है? पाकिस्तान का नैरेटिव कहां है? आपकी एम्बेसी जो है बिल्कुल खामोश है, आपका फॉरेन ऑफिस खामोश है, और आपके पास फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, आपके प्राइम मिनिस्टर अपने जाती कामों पे गए हुए। यही वो बात है जिसका मैंने जिक्र किया कि 10 साल से इंडिया जो है वो रॉ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था, और दुनिया को उसने क्या मानने पे मजबूर किया हुआ था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की जड़ है। मगर हम कहां थे? हमारी लॉबिंग कहां थी? हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारा ये सारी जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो कहां थी? हमारे 3 हमसाए, और इस वक्त तीनों को हमने नाराज किया हुआ है। अफगानिस्तान के साथ आपके हालात देखिए, ईरान के साथ आप अपने हालात देखिए। इंडिया तो पुराना दुश्मन है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। 3 हमसाए, और जो हमारे हमसाए हैं उनकी जो हमारे साथ हुदूद हैं और उनके जो हमारे साथ बॉर्डर्स हैं वो सारे खुले हैं, वो तो खुल्लम खुल्ला आना जाना है। लिहाजा कोई मुश्किल बात है कि यहां पे किसी को भी ले आएं और उसके बाद पाकिस्तान की जमीन पर आके अटैक कर दें, और अटैक करके दुनिया से कहें कि ये पाकिस्तान ने ये लोग रखे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें हमारी गलतियां नहीं हैं, हमारी गलतियां हैं। बात यह है कि अपने बॉर्डर को, अगर आपका बॉर्डर पोरस है शाहिद साहब, होगी आपका बॉर्डर अगर पोरस है तो क्या ये क्यूबा का कसूर है? निकरागुआ की जिम्मेदारी है? ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा कसूर है। अरसा दराज से हम कह रहे हैं कि जिस मुल्क का बॉर्डर जो है वो खुला हो और इर्द गिर्द उसके दहशतगर्दी जो है वो पनप रही हो, तो उसको अपने बॉर्डर पे ध्यान देना चाहिए या नहीं? वो बॉर्डर पे ध्यान कौन दे? क्या हमारे यहां इस तरह की डिबेट कभी हुई? क्या पार्लियामेंट में इसकी डिबेट की गुंजाइश है? वहां तो अपने सियासी इंतकामात की बात है।
वहाँ जो है वो इस वक्त आपके जो ऑफशोर मामले चल रहे हैं उनकी बातचीत चल रही है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने दौरों की ठान रखी है, छठा दौरा शायद उन्होंने अभी किया है। तो जो आपके इर्द गिर्द खित्ते के हालात, जो जाल आपके इर्द गिर्द बुना जा रहा है, ये विजन तो कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा। हमारे फॉरेन ऑफिस में इस पे कभी कोई डिबेट हो नहीं रही। मैं आता हूं इस पे, एक मिनट आते हैं इस पे। और जब तक दुनिया के सामने नैरेटिव नहीं ले जाएंगे, मैं शायद साहब एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट प्लीज। मुझे लंदन से आमिर गौरी साहब भी हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, क्या नैरेटिव जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से बाहर? कोई पाकिस्तान का नैरेटिव नजर आ रहा है आपको? मुबशर, एक तो आपको बड़ा शुक्रिया कि पाकिस्तान के अंदर जो कितने अरसे से एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ आवर्स हैव बीन स्पेंट यूजलेसली, आपने एक ऐसी डिबेट का आगाज किया है जो पाकिस्तान का असल इशू है। लेकिन मुझे थोड़ा सा एतराज है जो शायद लतीफ साहब कह रहे हैं, वो अगर नाराज ना हो जाएं। देखें, इतना सिंपलिस्टिक नैरेटिव नहीं है। आई एम सॉरी, पाकिस्तान का नैरेटिव इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो अभी तक एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हुए। अभी 70 साल हो गए हैं, अभी तक ये बातचीत होती है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, अभी तक ये बात होती है कि फॉरेन ऑफिस क्या चलाएगा और जो 4 मेजर इश्यूज हैं उनको कौन हैंडल करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के अखबारात आप रोज डिस्कस करते हैं। अब अमेरिका पे लीड किसकी है, इंडिया पे लीड किसकी है, रीजन के अंदर लीड किसकी है, न्यूक्लियर पॉलिसी पे लीड किसकी है, ये सबको पता है, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की डिबेट हो रही होती अदारों के दरमियान और अदारे एक दूसरे को जो है उनकी टांगे ना खींच रहे होते, ये सियासतदान जो है ना, यकीन करें इनकी जितनी जिल्लत होती है चलें उससे ज्यादा कर लें, लेकिन सवाल ये है कि इनके पास रियल पावर नहीं है। सारी दुनिया में मुबशर आपको पता कि ब्यूरोक्रेसीज जो हैं वो हुकूमत चलाती हैं, ये सियासतदान आने जाने वाले लोग हैं। अच्छा काम करेंगे तो रहेंगे, बुरा काम करेंगे तो अवाम इनको बाहर निकाल मारेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी स्टेज पे, जबकि इंडिया जो है वो बड़े आराम से उसने आपको ग्रिड लॉक किया। आपको पता है कि जब से आपका न्यूक्लियर जो बॉम्ब है ये बाहर आया है, ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बाहर आई है 98 में, उसकी जो है तालियां कोई और बजवा रहे। लेकिन सवाल ये है कि जो दुनिया के चौधरी हैं वो दुनिया के कमजोर मुल्कों के पास ऐसी ताकत नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर फर्ज किया इतने अरसे तक, यानी तकरीबन 30-40 साल तक ईरान को बंद रखने के बाद फौरी तौर पे अगर अमेरिका ने पिछले साल उसके साथ मामला खोले हैं तो हमारी आंखें खुलनी चाहिए थी, इस वजह से कि इंडिया जो है उसने हमारे इर्द गिर्द का माहौल तो बंद किया ही किया है, उसने जो हमारे रीजन के अंदर जो दूसरे दोस्त हैं यानी सऊदी अरेबिया और यूएई, उसके साथ जाके जो ताल्लुकात बनाए हैं उसका नुकसान हमें होगा दोनों तरह। मुआशी नुकसान भी इसलिए कि पाकिस्तान के बहुत सारे पैसे जो हैं वो पाकिस्तानी वहां से बेचारे भेजते हैं जो वहां अपने पैसे नहीं रख सकते। दूसरी तरफ से अगर आपके खित्ते के अंदर मुसलमान दोस्त आपसे छूट जाएंगे तो उसके आगे तो मौत और यानी कि खून का एक पहाड़ है। यानी ईरान से शुरू होता है, इराक है, उसमें सीरिया है, उसमें यमन है, उसमें फलस्तीन है। मुसलमान दुनिया नहीं है। लेकिन ये याद रखें, जब हम ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर हमारी को बात सुनता नहीं है, आपकी बात किस तरह कोई सुने? देखें, अगर बॉर्डर पोरस जो है उसका इल्जाम किसी और को दे दें, ये मामला अगर फर्ज किया मुल्ला अख्तर मंसूर ही मरा है इसमें और वो बलूचिस्तान के अंदर था, तो ये दोबारा से पाकिस्तान को एक चपत रसीद की गई है उसी तरह की जिस तरह उसामा के मसले में हुई थी। उस वक्त कॉम्बिनेशन जरदारी और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर यूज कर रहा था, मैं नहीं, देखे ना, मैं बता रहा हूँ पोरस बॉर्डर तो मुबशर पोरस हजारों की तादाद में दुनिया से निकल के लोग आके फ्रांस में बैठे हुए हैं जिनको निकाल के धकेल के वापस जाने की बात हो रही है। बॉर्डर तो देखें पोरस सारी दुनिया के होते हैं, अगर आप वो जो चेक पोस्ट है उधर से नहीं गुजरेंगे। ये कह के हम 70 साल से सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो खुला है, वहां से लोग आते जाते हैं। एक स्पेन जो है लोग सी क्रॉस करके आते हैं मोरक्को से और वहां पे घुस जाते हैं, पहुंच जाते हैं, किश्तियों पे पहुंच जाते हैं। हम आज तक ये कह रहे हैं कि एक हमारा तबका ये कहता है कि जी हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। और सबसे बड़ा ड्रामा जो है मैं आपको बताऊं मुबशर, इस पे पाकिस्तान में बात होनी चाहिए। ये जो है ना हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क, इस नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। नेशन स्टेट के अपने इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए कि आपको पता कि कल को खुदा ना करे वो मुल्क जो 60% शिया था यानी इराक और ईरान, उसकी 10 साल तक जंग चली है। अमरीकी दोनों को असला दे रहे थे। अब ये ओबामा साहब जो है 1.3 मिलियन लोग मरे थे वियतनाम में, और आज वो वियतनाम में गए हैं। उन्होंने पहला काम क्या किया है कि जी मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि आपके ऊपर से आर्म्स एम्बार्गो उठ गया है। यानी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, वो अब असला बेच सकेगा अगर वियतनाम को, क्यों उसको इस्तेमाल करना है चाइना के। और चाहते चाहते मैं एक बात कर दूं,
देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना CPEC, जिसके ऊपर हम अपनी छाती बजा रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। हम उसके अंदर एक कमी का रोल अदा करेंगे। वो रोल जो हमने रशिया के साथ अदा नहीं करने दिया था, अमेरिका ने होने नहीं दिया। एक तरफ अमेरिका हमारे जो हैं दोनों तरह के हुक्मरान यानी मार्शल और सिविल, उनको ये कह रहे हैं कि चाइना का जो अंदर आना है इसको रोका जाए, इसको ब्रेक लगाएं आप, चाइना अपनी मर्जी से जो है एडवांस ना करे। और दूसरी तरफ से यकीन करें यहाँ पर मुबशर, यहाँ पर जो मिलिट्री है और जो उसके एनालिस्ट हैं उनकी बाकायदा यहाँ पर मेंटल एक्सरसाइजेज हुई हैं रिसेंटली कि अगर चाइना के साथ लैंड वॉर हो, लैंड कन्फ्लिक्ट हो, तो हम चाइना को कहां पे रोकेंगे। और यहाँ के फौजियों ने जो अभी अफगानिस्तान से लड़के वापस आए हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हम उनको मिडिल ईस्ट में नहीं रोक सकेंगे, हम उनको अफ्रीका में नहीं रोक सकेंगे, हम उनको ईस्टर्न यूरोप में नहीं रोक सकेंगे, अल्बेनिया के बॉर्डर तक आएंगे, आगे एड्रियाटिक सी है, उसके बाद इटली है, वहां पे जंग का नैरेटिव चेंज होगा, वो कन्वेंशनल से न्यूक्लियर वॉर में चेंज करनी पड़ेगी। हम चाइना को रोक नहीं सकेंगे कन्वेंशनली, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो सेंट्रल अफ्रीका में बढ़ रहा है, तो मिडिल ईस्ट जो है जहां पर एसिड से सारे ऑयल के हैं, पैसे के हैं दूसरे, वो चाइना के हाथ में उस तरह न गिरे, क्योंकि वहां लोग जो है वो तंग आ चुके थे अमेरिका और उसके हवारियों की पॉलिसीज से। और वही इसलिए वो चाहते हैं कि कल को अगर फर्ज किया, ठीक है, ये अपने जेहन में रखें कि ईरान जो एक न्यूक्लियर पावर है, अब उसे भी छुपा के रखा बता रहा, वो मिसाइल है ये नहीं है, कल को ईरानियों की एक हिस्ट्री है लड़ने की, वो पाकिस्तान के साथ भी लड़ सकते हो। और आज जब हम इल्जाम लगा रहे थे कि मुल्ला मंसूर इधर से आया उधर से, उन्होंने फौरी तौर पर कह दिया जी हमारे बॉर्डर से नहीं घुसा। बेसिकली वही चीज जो पिछली दफा आया था जिससे उनके प्रेसिडेंट आए हैं, हमें वो चीज उनके साथ डिस्कस जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन हसन रूहानी को जाके जिस तरह हमारे आर्मी चीफ मिले थे और बताया था कि जी हिंदुस्तानी एजेंट आपकी तरफ से, ये चीजें टेलीविजन पे करने वाली नहीं होती मुबशर। हमारे यहाँ कोई चीज जो है वो डिप्लोमेसी से नहीं होती है। जिस बाबा जी का आपने नाम बताया, जो एडवाइजर है, उनकी सारी जिंदगी जो है वो फॉरेन ऑफिस का काम करने का नहीं था, वो फाइनेंस का काम करते थे, इसलिए उनको रखा हुआ है। और आखिरी चीज, छोटी सी चीज, नवाज शरीफ को पता है कि अगर मैंने कोई बंदा फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर रख लिया और उसके कहीं सींग फंस गए उन लोगों के साथ जो फॉरेन पॉलिसी को चलाने में माहिर रखते हैं या उनका इंटरेस्ट है, तो मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा मैंने फॉरेन मिनिस्टर रखना ही नहीं है। आमिर गौरी मेरे साथ ही रही है, मार्शल शाह लतीफ भी मेरे साथ ही हैं। वी कम बैक टू यू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। ब्रेक पे जल्द पहले आप आमिर गौरी की बात सुन रहे थे और ए मार्शल शाह लतीफ़ भी हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। ए मार्शल साहब, आपने बड़ी तफसील से सुना होगा, आमिर गौरी साहब ने बहुत ही तफसीली अपना एनालिसिस दिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मुझे जब एज अ जर्नलिस्ट या एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को बाहर सवाल करता है कि तुम लोग दहशतगर्द नहीं हो, साबित करो, तो मेरे पास कुछ जवाब नहीं समझ आती मुझे। मुबशर साहब, ये जो आमिर गौरी साहब ने बातें की, उन्होंने शुरू में कहा कि उन्हें मेरी कुछ बातों से इख्तलाफ है। मैं नहीं समझता कि कोई इख्तलाफ एज सच मेरी बातों से उनको होना चाहिए। हमने बॉटम लाइन क्या थी, गौरी साहब ने जितनी अभी तक बातें की उसकी बॉटम लाइन ये नहीं बनी कि हमारा दफ्तर ख़ारजा कहाँ है। जितने भी इस वक्त जो बातचीत हमने देखे ना, दो मामलात हैं। एक हमारे अंदरूनी है जिसमें उन्होंने कहा जी अदारे जो हैं उनको दे मस्ट गेट देयर एक्ट टुगेदर। आई टोटली एग्री विद यू। मगर जो बैरूनी मामलात हैं वो तो दफ्तर ख़ारजा का काम है ना। क्या हम इससे जो है वो इस चीज़ से बच सकते हैं कि हमारा नैरेटिव आज तक नहीं बना? क्या हम इस चीज़ से बच सकते हैं कि हमारी लॉबिंग कहीं पे भी नहीं है? और दुनिया बाकी जो है हमारे इर्द गिर्द, सबसे बड़ा इंडिया की लॉबिंग देख लीजिए कहाँ तक है। अभी F-16 का जो मामला हुआ वो कैसे रुका? एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिए और कांग्रेस में फंस गया। लॉबिंग हुई ना, आपके खिलाफ लॉबिंग हुई और आपके अपने लोग भी बैठे हुए हैं। आपके ख्याल में हमारी अस्करी क़यादत ने, आपके ख्याल में हमारी अस्करी क़यादत ने क्या मियां नवाज शरीफ को ये बताया, बावर कराया कि क्या हुआ और उन्होंने समझ लिया? नहीं, देखें मैंने आपसे क्या कहा, हमारा अलमिया यह है मुबशर साहब कि हमारी जो सियासी क़यादत है, जो हमारे मुल्क के इस वक्त क़यादत में लोग बैठे हैं, उनके पास अंदरूनी मामलात, अपने सियासी मसले, मोटरवे, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, इससे हटके कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और फिर ये जो पनामा लीक्स हैं, इसने बिल्कुल ही हर चीज़ जो है उसको जाम कर दिया है।
मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्लियामेंट में बताइए कितनी मरतबा मुल्क के ये जो बैरूनी मसाइल हैं उनके ऊपर कितनी मरतबा डिस्कशन हुई, और क्या वो जो लोग वहां बैठे मुझे ये वो बताएं इन कि चीजों को जब आप समझते हैं? ये जो लोग discussion सारे है, भाग के तालिबान के साथ एपीसी करते हैं और 2 हफ्ते में राब्ते भी हो जाते हैं, मीटिंग्स भी हो जाती हैं, सलाम अलैक भी हो जाती है, बड़े अच्छे माहौल में बातें भी होती हैं, फिर वो अपना अकॉर्ड भी ब्रेक करते, दुनिया तो यही समझ रही है ना हमारे ताल्लुकात हैं उनसे। जब हम चाहते हैं एपीसी बुला के उनसे मुज़ाकरात शुरू कर लेते हैं, जब हम चाहते हैं हम उनसे अपना फलाह बात शुरू कर लेते हैं, और जब हम चाहते हैं हमारे पास को बरामद हो जाता है। देखे ना, यही वो बात है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया जी, कि हम में खामियां हैं, हम में गलतियां हैं। हम एक हद तक तो एक अच्छाई का पहलू लेकर आगे चले थे कि जी हम किसी ना किसी तरह अगर हमारे पुराने ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करें, मगर वो इस्तेमाल नहीं होने दिया गया उनको। एक ही राउंड के बाद जो नताइज आपके सामने आए वो आज देख लीजिए क्या हुआ। और ये तीसरी मर्तबा है कि हमारे हाथ से उनका एक लीडर, उसका हिलाक होना, ये तो एक तूफान है जो दुनिया में खड़े होने जा रहा है, और ये कार्ड आपके खिलाफ अब इस्तेमाल होगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक तरफ आपने इतनी कुर्बानी दी, इसमें तो कोई तो राय नहीं कि आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में बड़ी मेहनत की, मुबशर मैं और दूसरी तरफ आपने ये सारा रायगां कर दिया किया हुआ करना चाहिए। उस वक्त से खौफजदा रहना चाहिए जिस वक्त सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो अफगान तालिबान के लीडर अगर इलेक्ट हो गए इसके मरने के बाद, मुल्ला मंसूर के बाद, हमें पता कि कुछ और लोग जो हैं वो इन द रन है। पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आएगा कि जनाब ये आदमी जिसका हम अरसे से कह रहे हैं अपना नाता काटें इसके साथ, वो अगर फर्ज किया वो उनका लीडर बन जाता है, पाकिस्तान जो है वो उसके लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन यहाँ पे जो थिंक टैंक्स में जब बातें होती हैं, और रोज होती हैं, पाकिस्तान से भी अथॉरिटीज आई होती हैं, पाकिस्तान के फौजी जर्नल भी आए होते हैं, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट भी आए होते हैं, बड़े आराम से यहाँ जो है ना गोरा और अमरीकियों से सवाल पूछता है। उन्हें कहा जी आप ये ज़रबे अज़ब की तारीफ पिछले पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं कि हमने इतने जो सक्सेसेस हासिल कर ली हैं। आप जब दूसरी तरफ से फिगर्स कोट करते हैं कि हमारे इतने हजार फौजी जो हैं वो बेचारे अपनी जानों से गए हैं, हमारे इतने जो सिविलियन है वो चले गए, आप ये बताएं उनको मार कौन रहा है? उनको इंडिया मार रहा है, उनको ईरान मार रहा है, उनको अफगानिस्तान मार रहा है? उन आपके अंदर के लोग नहीं है जो आपने पाले हुए थे, आप अपने मुल्क के अंदर कंट्रोल नहीं कर सके, ये पॉलिसी कौन चला रहा था इतने सालों से? तो इस सवाल का जवाब देखें, नवाज शरीफ इज अ पॉलिटिशियन। प्रॉब्लम एक और है आमिर गौरी, आपको भी एक बात समझने की जरूरत है माजरत के साथ। मैं बता रहा हूं, नहीं मेरी एक अर्ज सुन ले अब आप, मैं आपको बता रहा हूं, एक अर्ज बात कर रहा हूं कि जब हम स्वात के अंदर ऑपरेशन करते हैं तो याद रखें हम अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशन होता है। जब हम वजीरिस्तान में या साउथ वजीरिस्तान में हैं तो हम प्रैक्टिकली अपने ही मुल्क में हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट। जब हम छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम साउथ पंजाब के अंदर ही कर रहे हैं, अपने ही मुल्क में कर रहे हैं। देखें, ये जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो गौरी साहब इसका मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ एक रात पहले हुई है, 9 महीने लगते हैं उस प्रोसेस को। सो हैविंग सेड दैट, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो हमारी गलती है उसको हम भूल जाएं, लेकिन ये भी तो बात है ना, तालिबान बनाए किसने थे, फिर उस पर शुरू हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि फिर अमेरिका ने तो CIA की फॉल्टी रिपोर्ट पे पूरे इराक को तय कर दिया, उसके नेज़ से नाबूद कर दिया, लेकिन क्या अमेरिका ने माफी मांगी? नहीं। मुबशर, आप कह रहे हैं कि फॉल्टी रिपोर्ट है, देखें फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो हमारे आपके नाज़रीन को समझ आएगा। चौधरी जो है ना वो कभी अपनी गलती नहीं मानता, मान लिया, रिपोर्ट फॉल्टी नहीं होती, मान लिया। प्रॉब्लम एक और है ना, मैं ये कह रहा हूं हमारा नैरेटिव मिसिंग है आगे। हमारा देखें नैरेटिव, फिर वही मसला है कि अगर असल वजह यही है अगर कि आपकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन जा ही नहीं रही, उन्हीं को आपने लीड दी हुई है, उन्हीं को आपने कंट्रोल दिया है, वो चाहें आपके हक में बात कर दें, जब चाहें अपने मफाद के लिए आपको दबा दें। ABM मतलब एयर मार्शल साहब जो एग्री करेंगे मेरे साथ, मेरी बात सुने, अगर आपका जो डिफेंस है उसमें हमें शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसके साइंसदानों ने, उसके अंदर हुकूमत, उसके अंदर पॉलिटिशियन, फौजी हुक्मरान और सियासी हुक्मरान, उनकी पॉलिसी कभी चेंज नहीं हुई, वो मिल गया। उसकी वजह से ये हुआ जब जिस तरह न्यूक्लियर पैरिटी क्रिएट हुई है तो फिर हम कहते हैं कि साइज डज नॉट मैटर इंडिया के साथ। लेकिन अगर आपको आपकी सारी की सारी फौज का जो इन्वेंट्री है वो अमरीकी हो, 4 जहाज मिलने, 10 जहाज मिलने हमारे लिए सबसे बड़ी खबर बन जाए। अगर फर्ज की हमें F-16 नहीं मिलते, अब आप देखें ना सारी दुनिया के अंदर हम जो है थंडर जहाज का हमने मतलब बाकायदा शो किया, दिखाया लोगों को। मसला ये है मुबशर साहब कि अगर आपके पास कन्वेंशनल वॉर लड़ने की, और याद रखें न्यूक्लियर वॉर जो है ये लड़ने के हथियार नहीं होते, ये जंग से बचने के लिए होते हैं।
तो सबसे समझने की बात यह है कि अगर आप नहीं, हमारे लिए न्यूक्लियर एक डिफरेंट बात है आमिर साहब, मैं आपको इंटरजेक्ट करूंगा। इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं, आपको बता रहा हूं, हमारे लिए न्यूक्लियर जो है उसका जो एडवांटेज है वो ये है कि हमें फिर अब अफगानिस्तान की डेप्थ की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। दैट इज व्हाट न्यूक्लियर इज डूइंग फॉर अस। यकीन करें, अफगानिस्तान की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है ना, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, कौन रोकता है पाकिस्तान को कि पूरे का पूरा बॉर्डर जिस तरह कश्मीर के अंदर उसने बार बार खड़ी की है इंडिया ने, दुनिया से पूछे बगैर, एक ऐसी जगह जो अभी तक यूनाइटेड नेशन में जो है वो सॉल्व नहीं हुई। एक मिनट, एक मैं सवाल कर लूं जरा एवीएम साहब से। सारे बॉर्डर शाहिद लतीफ साहब, बात यह है कि अफगानिस्तान तो हम पे बहुत हमले कर रहा है, और सफारती भी, डिप्लोमेटिक भी और वैसे भी। और मैं आपको कन्विंसिंगली बता सकता हूं कि करज़ई के ज़माने में तो पाकिस्तान के अंदर अफगान स्पॉन्सर्ड ऑपरेशंस हुए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल खुल के दो टोक के बाद टीवी पे कह रहा हूं कि करज़ई पाकिस्तान का बेइंतहा बड़ा दुश्मन था। बट हैविंग सेड दैट, प्रॉब्लम यहां पे ये हो रही है कि 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजी हमारे पास कहां हैं? उनको पैकअप करें, वापस भेजें, कहीं से तो शुरू करें ना क्लेंजिंग। उसके अलावा मुबशर इनके ट्रेड बंद करें, बिल्कुल ट्रेड बंद करें, इनको गंदम बेचना बंद करें। हमारे किसान को पैसे नहीं मिलते हैं, गंदम सारी अफगानिस्तान चली जाती है, देखें, हमारे मुल्क में गोश्त नहीं रहता। जी एयर मार्शल साहब, अभी थोड़ी देर पहले आमिर गौरी साहब ने कहा कि जी रेफ्यूजीज जो हैं वो तो फ्रांस भी पहुंच गए और वो हर तरीके से आ रहे हैं। हमने पोरस बॉर्डर की बात की। आप मुझे ये बताइए कि जो रेफ्यूजीज सीरिया से फ्रांस पहुंचे हैं उनको आप इनसे कंपेयर कर रहे हैं? ये क्लैशनकॉफ कल्चर, ये सारी बदनिजामी और ये सारा हमने फैलाया था ना जी उनको, हमने उनको कैंप्स में नहीं रहने दिया। और फिर ये फिर हुकूमत का फर्ज था ना, ये अरसा दराज से इसकी डिमांड आ रही है। सर, उसमें तो मियां साहब के अलावा पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत थी, 10 साल मुशर्रफ की भी हुकूमत थी, जियाउल हक की हुकूमत से शुरू हुआ, उसमें तो फिर सारे जिम्मेदार हैं ना, ये सब शामिल हैं, ये सब जिम्मेदार हैं। मैंने एक ओवरऑल बात की थी कि हमारी गलतियां हैं, हमारी खामियां हैं। हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग जब तक नहीं करेंगे, इन सारी चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, और इसमें हमारी खारजा पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो खारजा पॉलिसी किसको दी हुई है आपने? वहां पे किसको बिठाया हुआ है आपने? वहां से किसी किस्म की खारजा पॉलिसी निकलती हुई नजर आती है? हर फ्रंट पे आपका फेलियर है। अमेरिका के साथ फेलियर है, अफगानिस्तान के साथ फेलियर है, ईरान के साथ फेलियर है, इंडिया के साथ हम कुछ नहीं कर पाए। ये चाइना ने इतना बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया है, और आपको मालूम है वो क्यों आए हैं? ये इसलिए आए हैं कि आपने एक डिवीजन सिक्योरिटी फोर्स उनके लिए रेज की, जिसकी वजह से वो यहां काम कर रहे हैं, और आज तक हमने चाइनीज को किसी किस्म का गजांद नहीं पहुंचने दिया। तो जहां तक आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपकी हुकूमत का ताल्लुक है, ना तो वो क्रेडिटेबल है, ना वो अपना मकाम कहीं पे बना सक रही है। तो बताइए कि इन हालात में इस मुल्क के लिए जो भी आपने आइंदा की विजन देखनी है, इस खित्ते में इतनी बड़ी-बड़ी चीजें रूनमा हो रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, मुझे बताएं, हम क्या करें? कौन करेगा? नहीं, एक मिनट, हम क्या करें? आप सोल्यूशन बताएं मुझे। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, दो जगह पे हमें बैठ के काम करना है जी, अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर। अंदरूनी तौर पर हम सब इदारों को एक पेज पे आना होगा, और ये मजाक नहीं है कि हम एक पेज पे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है एक पेज पे नहीं है। और जहां तक बैरूनी ताल्लुक है, वो हमारे खारजा दफ्तर खारजा का काम है। नहीं जी आमिर साहब, नहीं होगा मुबशर जी। ये देखें, ये जो चीजें हैं ना एक पेज पे, तो वो पता नहीं वो पेज जो है किसी किताब में लगा भी हुआ होगा बेचारा के नहीं। मैं आपको बताऊं, या वो किताब अलग अलग किताबें ना हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, किताबें अलग होंगी, पेज एक होगा। उन्होंने कही पेज नंबर 90 के ऊपर इकट्ठे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने हामिद करज़ई से पूछा था टोनी ब्लेयर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने कहा जी आप एक महबूब इलेक्टेड सदर हैं, मेहरबानी करके वो जो मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज हैं, उनका बड़ा तजर्बा है पाकिस्तान में रहने का, उनको वापस लें, वो आपके मुल्क की रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। यूनाइटेड नेशन से कहें, हमने क्यों सब आके रखे हैं? मैं कहा जिस दिन हमारे मुल्क से निकल जाएंगे, हमारे मुल्क के बहुत सारे मसले खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये देखें, एक पेज पर होने की जरूरत नहीं है। शाहिद लतीफ साहब जो हैं बड़े वोकल जो हैं, ये मतलब तरीके से पाकिस्तान के मीडिया पे आते हैं। देखिए, वी नीड टू कम अप विद सॉल्यूशंस, क्लियर कट। मसलन कल को अफगानिस्तान को साफ बता दें कि जनाब जब तक ये मामला हल नहीं होंगे, तालिबान नंबर 1, उस वक्त तक आपका ट्रांजिट रूट जो है वो आप ईरान से ले लें, अमेरिका आपका बहुत बड़ा मामा चाचा है, वो एयर ड्रॉप्स ले लें, हमारे हाथ से आपके ट्रक्स नहीं जाएंगे, थैंक यू वेरी मच। उस वक्त तक जब तक ये मामला खत्म नहीं होते, क्योंकि ये चीज नहीं होगी कि पाकिस्तान इल्जाम सुने। नंबर 1,
दूसरी तरफ से नवाज शरीफ पर प्रेशर डालने के जब तक इंडिया के साथ मामला खत्म नहीं हो जाते, वी शुड नॉट लुक टुवर्ड्स ट्रेड और पीपल टू पीपल डायलॉग विद इंडिया। जिस वक्त होगा वी कैन वेट फॉर अनदर 70 ईयर्स। यार आमिर गौरी, आप मियां साहब को नहीं जानते, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ जी, मियां साहब जो है वो सारी जिंदगी नहीं बैठे रहेंगे, 2 साल रह गए अगर फर्क किया अपने टाइम हुआ करे मोबाइल। तो आपके कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं हुआ, उन्होंने नहीं रहना है। ये सब कुछ करने के लिए जब तक आप एक पेज पे नहीं हैं, आप किसी को कन्फ्रंट कर सकते हैं। ये स्टार्ट मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि क्या आप पहले एक जुबान तो अपनी बनाएं। ये जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से ये कह दें, अब ईरान से ये कह दें, इंडिया से ये कह दें, कौन कह दे? आप पहले कॉमन फ्रीक्वेंसी की बात क्यों नहीं मेरी समझ रहे? जब तक आप एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं हैं, आप एक अपना मिलकर नैरेटिव कॉमन बना सकते हैं, या आप चाहते हैं कि 4 कोनों से 4 डिफरेंट आवाजें आए? इस तरह की आपको दुनिया सुनेगी? किसी की बात सुनते हैं, फजलुर रहमान किसी की बात सुनते हैं, जरदारी साहब आजकल डेस्परेट हैं कि उनकी को बात सुन ले, उनकी बात सुन। मेरी बात सुने, अगर फर्ज किया ये जो इश्यूज हैं, देखें ना पनामा लीक्स पे मैं पहले भी कह चुका हूं, अपने टेलीविजन पे भी मैंने ये कहा था कि जनाब 400 कंपनियों के नाम और 400 लोगों के नाम बताने से अगर कुछ हो गया, मुझे पकड़ लें यहाँ आके। ये हम लिख चुके हैं, ये हमारे अखबारों के फ्रंट पेजेस में हमारे नामों से स्टोरियां छपी हैं 20-20 साल पहले। देखिए उन अकाउंट्स के अंदर इंटरनेशनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप किसी के अकाउंट में नहीं घुस सकते कि उसमें पैसे कितने हैं। ये जो पाकिस्तान के चीते बैठे हुए हैं वहां पर जो ये खबरें ब्रेक करते हैं, उनसे कहें जनाब किसी एक आदमी के अकाउंट की डिटेल बता दें, अकाउंट ना बताएं कि उसका है। कंपनीज जो है वो कहते हैं जी ये लीगल बिजनेस है। इंग्लैंड जो है अभी यहाँ पे देखें ना, उसके मुंह पे थप्पड़ मार के गया है वो, यहाँ पे नाइजीरिया का प्रेसिडेंट, जब उसने यहाँ पे वजीर आजम ने क्वीन के सामने कहा कि जी नाइजीरिया और अफगानिस्तान। आमिर साहब एक मिनट, हम इधर उधर जा रहे हैं। मैं 1 मिनट, मेरे पास क्योंकि 1 मिनट रह गया, मैंने सिर्फ एक बात पूछनी है और उसका प्लीज छोटा जवाब दीजिएगा। अंडर द सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये मेरे से आप पूछ रहे हैं? जी, मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। देखिए पाकिस्तान इज ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द रीजन, और चाइना के जो है ना बास्केट सारे अपने उसमें अंडे रखने की जरूरत नहीं है। चाइना हमारे मुल्क में अपने इंटरेस्ट से आ रहा है। पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि जिस वक्त तक इंडिया जो है उसके साथ बातचीत जो है ना, हमारी ख्वाहिश हम उछलते में सेक्रेटरी लेवल ये वो नहीं जी हमें नहीं चाहिए। जिस वक्त तक TOR अगर फर्ज किया नवाज शरीफ और इमरान खान के साथ दरमियान सोचते हैं इंडिया के TOR डिक्लेयर करें, नहीं होता बंद करें इंडिया को। वी शुड नॉट लुक टुवर्ड ईस्ट। हमारे लिए वेस्ट जो है वो काफी, हमारी सारी ट्रेड जो है वेस्ट के साथ। राइट। शाहिद लतीफ साहब काम करते हैं। 1 मिनट सर। बशीर साहब, हमें जो कुछ करना है वो बहुत क्लियर है, और वो ये है कि हम शायद दुनिया में एक अजीब मुल्क हों जिसने आज तक अपना नेशनल इंटरेस्ट ही सही तरीके से डिफाइन नहीं किया। आपकी नेशनल पॉलिसी, आपका नेशनल इंटरेस्ट, उसकी मदद से फिर आपकी डिफरेंट पॉलिसीज आगे चलती हैं ना। आपकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, आपकी इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेशनल इंटरेस्ट आगे चलती हैं। हम जो भी आता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक डिफाइन करता है। आपकी आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के जरिए फिर जो इदारे हैं उन्हें कॉमन फ्रीक्वेंसी आपस में स्ट्राइक करनी है, और वो करने के बाद फिर आपने आगे पॉलिसीज लेकर चलनी है। राइट। शाहिद लतीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर गौरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एक बात और अफसोस है और दुख है कि मियां साहब अपने ज़ाती दौरों पे चले गए और वो वहाँ खाने पीने भी खा रहे हैं। खाएं, ज़रूर खाएं, अच्छी बात है, अपनी फैमिली के साथ खा रहे और बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके ऊपर खिताब बनता था पाकिस्तानी कौम के साथ, और इसके ऊपर वो अगर टेलीविज़न पे आते और एड्रेस करते और बताते कि क्या हुआ और अब पाकिस्तान ने क्या करना है, तो फिर समझ आती कि वाकई वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और हमदर्द हैं। इसके प्रॉब्लम पाकिस्तानियों का ये है कि पीछे से हम लोग हिंदुस्तानी हैं। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, हम पाकिस्तानी हैं। नौकरी हमने दुबई में करनी है, नेशनलिटी हमें कनाडा की चाहिए, मरना मक्के में है, दफन मदीने में होना है, हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। हर तरह की हम बातें कर देते हैं और बातें करके हम भूल जाते हैं। ये पूरी नेशनल असम्बली जो है भूल गई कि अक्टूबर यानी एबटाबाद रेड के बाद इस नेशनल असम्बली ने कितनी बातें की थी, और उसके बाद क्या निकला? खोदा पहाड़, निकला चूहा। 2600 किलोमीटर की पाकिस्तान का एक्टिव बॉर्डर है, एक्टिव बॉर्डर है। उसके लिए कभी कोई डिबेट नहीं हुई। पाकिस्तान के रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए कभी डिबेट नहीं हुई। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए, साई ऑप्स के लिए कभी डिबेट नहीं हुई। और जितना मीडिया है, जितना आपका स्टेट ओन्ड मीडिया है और या अपना प्राइवेट मीडिया भी, वो इस बात पे बटा हुआ है कि वह हुकूमत के हक में है या हुकूमत के खिलाफ। कब तक पैनामा लीक चलेगी, कब तक कोई और लीक चलेगी? खुदा के लिए पाकिस्तान का भी सोच लें। अल्लाह हाफ़िज़।